So after a little long time, in this video we are going to cover जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक, नाम है कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज और कोवेलेंट बॉन्ड फिशन। ये क्लास 11th के ऑर्गेनिक के चैप्टर 1 में पाया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और उसके बाद का जो अगला लेक्चर होगा उसमें GOC का लेक्चर नंबर 2 होगा, जहाँ पे हम बात करेंगे रिएजेंट की। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड फिशन, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जरूर होगा। सो कार्बन जनरली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो उसके बॉन्ड को हम लोग क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड फॉर्म करता है। तो पहले हम बात करेंगे पुराने बॉन्ड के टूटने की, फिर हम देखेंगे नया बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, कि कार्बन ने बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ, ठीक है, या कार्बन ने बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर, CCl बॉन्ड काफ़ी पोलर बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड बट पोलर है। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, बट इन दिस केस हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम डिफरेंस होती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हुआ कि ये बॉन्ड पोलर हुआ, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर हुआ। तो ये बॉन्ड जब टूटेंगे तो इनके टूटने का पैटर्न, तरीका अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज दो तरह से होगा, 2 टाइप्स। पहला है होमोलिसिस, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा होगा हेट्रोलिसिस यानी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। सो पहले बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं, होमोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज, या इसे बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। बेसिकली होमो मतलब होता है बराबर। तो आप यहाँ बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेंगे, इन सच वे दैट, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दोनों एटम जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है, दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन या एक एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएंगे। भाई कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए होंगे, अब वो बॉन्ड वापस से टूट रहा है। तो होमोलिसिस के अंदर बॉन्ड टूटते टाइम दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे। सो क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन इन विच बोथ बॉन्डेड एटम्स गेट वन ओन इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन, टू फॉर्म अ न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों एटम अपना ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दैट्स वाई एक न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी और उसका नाम होगा फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, सो फ्री रेडिकल्स बनने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने लिया है एक मॉलिक्यूल, एक एग्जाम्पल AA, ये AA के बीच में बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा, तो हम चूंकि होमोलिसिस पढ़ रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह टूटेगा कि दोनों एटम्स A को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जब भी कभी बॉन्ड टूटता है तो वो बॉन्ड क्लीवेज जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक माने जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड हो। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मैं यहाँ पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी लिख देता हूँ, अभी एक्सप्लेन करूँगा कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस A के पास जाएगा, एक उस A के पास जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, movement of single electron is represented by half arrow like this or like this, and this arrow represents is known as fish hook arrow, fish hook arrow। ये एरो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 A मिलेंगे, दोनों A के पास एक एक अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इसको अपना खुद का इलेक्ट्रॉन मिला है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आने वाला, नो चार्ज ऑन द A। मगर अब ये जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन रखता हुआ स्पीशीज है ये, दिस विल बी हाईली अनस्टेबल, वेरी रिएक्टिव, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट,
रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन के दौरान शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा और इमीडिएटली आगे कोई दूसरा नया बॉन्ड फॉर्म करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा टॉपिक बस यहीं तक है, टिल रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी बॉन्ड फिशन से हम एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट करेंगे। दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट इज नोन एज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल शॉर्ट लिव्ड स्पीशी है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा और इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन नॉट आइसोलेट इट इन द लेबोरेटरी। ऐसा नहीं कि आप बॉन्ड को तोड़ के एक रेडिकल बनाएं फिर उसको लैब में स्टोर कर लें। यू कैन नॉट आइसोलेट, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सो अब हम क्या करेंगे, इस रेडिकल के बनने की कंडीशंस को समझेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रेडिकल के बनने में कौन सा मीडियम फेवर करेगा, कौन सा मीडियम इन द सेंस कैसा सॉल्वेंट यूज़ करूं जो होमोलाइसिस को फेवर करे, कैसा सॉल्वेंट। तो चूंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बॉन्ड बराबर बराबर टूटे, किसी पर भी प्लस या माइनस ना आए। तो हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो प्लस माइनस को डेवलप करने में हेल्प ना करे, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट या इनर्ट सॉल्वेंट। सो इन दिस प्रोसेस, इन दिस रिएक्शन हमारे लिए सुटेबल सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट और इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, सो इनर्ट सॉल्वेंट का एग्जांपल हम सब जानते हैं एटलीस्ट एक एक। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज होगा वो होगा नॉन पोलर और इनर्ट सॉल्वेंट, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड जैसे नॉन पोलर होने की वजह से इनको हम इनर्ट भी कहते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। मतलब इफ यू टेक नॉन पोलर सॉल्वेंट इट विल फेवर होमोलाइसिस। लेकिन अभी एनर्जी की कंडीशन बाकी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी लिखी है मैंने, एनर्जी वो क्या क्या हो सकती है समझिए, एनर्जी का सोर्स क्या क्या हो सकता है। एनर्जी में भी हमने क्या लिया देखना था। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, वर्ड दैट इज हेल्पर। लेकिन हेल्पर की स्पेलिंग में 2 बार ई आता है, आप एक ही बार ई लीजिए, ठीक है, ओनली वन टाइम। हेयर आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल, P stands for peroxide, L for light, E for electricity and H for heat। यानी इतने रिसोर्सेस हैं जिनके प्रेजेंस में हम होमोलाइसिस कराएंगे। होमोलाइसिस रेडिकल की प्रेजेंस में होमोलाइसिस होती है। मतलब अगर रेडिकल यानी फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा तो वो होमोलाइसिस को ही सपोर्ट करेगा, यानी उसके प्रेजेंस में बाकी बॉन्ड भी होमोलाइटिकली ही ब्रेक होंगे। पेरोक्साइड अगर मैं लेता हूं तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी होमोलाइसिस फेवर करता है। पेरोक्साइड का एग्जांपल है H2O2, यानी जहां पर OO बॉन्ड प्रेजेंट हो, और OO बॉन्ड के साथ साथ ज़रूरी है कि इस ऑक्सीजन पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो। दूसरी बात, लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, विजिबल लाइट के प्रेजेंस में भी होमोलाइसिस होती है। अब लाइट कुछ नहीं, एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो लाइट ली जाएगी, लाइट उसका रिप्रेजेंटेशन होगा फोटॉन की एनर्जी, लाइक एच न्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का जब इस्तेमाल होता है तब वहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते थे, यानी वहाँ पर फिर सेल रिएक्शन होने लगती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल मेनली एक ही रिएक्शन में करते हैं, उसका नाम है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम तो सुना होगा, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब आप कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम
इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे और वहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। उसके बाद हीट की बात आती है। तो नॉर्मल हीटिंग से होमोलाइसिस नहीं होती, थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर लिया जाता है। दैट टेम्परेचर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 250 डिग्री सेल्सियस या मोर देन दैट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डेल्टा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट। तो ये कंडीशंस हैं जो होमोलाइसिस को फेवर करेंगी। मैं समझाता हूँ एग्जांपल। मान लीजिए मैंने क्लोरीन लिया Cl2 और एरो पे दे दिया सनलाइट H, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 Cl रेडिकल मिलेगा। अब फिर मान लीजिए मैंने मीथेन लिया, मीथेन एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मीथेन लिया, ठीक। अब मीथेन के एरो पे Cl रेडिकल लिख दिया, जो यहाँ रेडिकल बना, तो रेडिकल फेवर्स होमोलाइसिस। तो इस रेडिकल की प्रेजेंस में इस CH बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी। लेकिन ध्यान सुनिए, लेकिन CH बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक बनेगा H रेडिकल, एक बनेगा C रेडिकल। तो जो H रेडिकल है वो हाईली रिएक्टिव होगा। सो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉर्मल कंडीशंस पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम H रेडिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। इमीडिएटली वो किसी दूसरे रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा और कंबाइंड फॉर्म में ही पाया या लिखा जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक तो लिखूँगा HCl, Cl ने H के साथ कंबाइन कर लिया, प्लस दूसरा लिखूँगा CH3 रेडिकल। तो मेरा जो मकसद था वो था CH3 रेडिकल बनाना। ये एक ऑर्गेनिक रेडिकल बन गया जिसको मैं मिथाइल रेडिकल बोलूँगा, मिथाइल रेडिकल। अब हमारा थोड़ा सा फोकस इस पर होगा, मिथाइल रेडिकल। तो आपने नाम सुना होगा रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटो हैलोजिनेशन, उन सब के अंदर फ्री रेडिकल्स ही फॉर्म करते हैं। तो मैं अब मिथाइल रेडिकल के बारे में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जिसका हमें आगे बहुत बहुत यूज़ है। तो हमारे पास है अभी मैं यहाँ पे R ले लेता हूँ, R। एक ऑर्बिटल है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज अ मिथाइल या यू कैन से कार्बन रेडिकल। अगर मैं इसमें ऑर्बिटल की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कार्बन सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में, मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। कहाँ, आउटर मोस्ट शेल में। तो इन 4 ऑर्बिटल में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं होगा, इट विल ऑक्यूपाई एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल। तो इस इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया है। देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल ऑन कार्बन। तो याद रहे कि जब भी रेडिकल लूँगा उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, खासकर कार्बन पे। उसके बाद अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक, अगर हमारा जो रिफरेंस है वो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। रिफरेंस 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल के पास या एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। लेकिन यहाँ पर क्या, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पेशली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके पास। ऐसे लोगों को हम इलेक्ट्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्पीशीज कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, स्लैश ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन प्लस लविंग। इन्हें खुद इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन लविंग। और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाने जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोफाइल। सो वीडियो वगैरह थोड़ा सा अभी इस बार थोड़ा लेट हो गया, अब कॉन्टिन्यूस आएगा। दूसरी बात, आइए चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, सिग्मा 3 है, ऑड इलेक्ट्रॉन 1 है, लोन पेयर कोई है नहीं है, तो sp2 होगा। जिनको हाइब्रिडाइजेशन लिखना नहीं आता वो लेक्चर नंबर 1 प्ले लिस्ट में जाएं
बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईयूपीएससी की प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर देखें, वहाँ पर मैंने सिखाया है कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। उसके बाद अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये शेप जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जो मेन टॉपिक मेरा है वो क्या है समझिए, ये रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये बना कब है, रिएक्शन के दौरान बीच में फॉर्म करेगा और इमीडिएटली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप तो इसे इंटरमीडिएट कहते हैं ना, इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है हमारे लिए, बहुत मायने रखती है। इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। तो बताइए सोच समझ के, इस रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, खुद से ही सवाल करिए, खुद पे आंसर दीजिए। फिर मैं बता देता हूँ कि चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, कौन, ये सेंट्रल कार्बन, चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जितने ज़्यादा इसके नेबर में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, ये सिस्टम, ये सेंटर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि रेडिकल बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो जो इसके नेबरिंग ग्रुप्स होने चाहिए, दे शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, दे शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आगे बहुत काम आने वाली ये बात, क्या है वो बात, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ईडीजी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, डोनेटिंग ग्रुप्स, इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं, रिलीजिंग ग्रुप्स। एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले ग्रुप लगा दिए, विथड्रॉइंग ग्रुप्स, तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। चलिए, अब चूंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म होगा, वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जो भी ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होंगे, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज था जिसका नाम था होमोलाइसिस। सो होमोलाइसिस में हमने क्या देखा कि एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना, ठीक है। अब हम चलते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन इज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के साथ चले जाते हैं। अब वो एक एटम कौन होगा, जिसके पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जो ज़्यादा बेईमान होगा, जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर भागना चाहता होगा। सो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सो फिशन इन सच अ वे दैट more electronegative atom gets both bonded electrons to form anion। तो जो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना होगा, एक दूसरे वाले एटम का होगा। तो इस बार वो एनायन फॉर्म करेगा, माइनस चार्ज फॉर्म करेगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन ले गया उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो फॉर्म एनायन लीविंग अ कैटायन बिहाइंड, पीछे एक कैटायन छोड़ देगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एक बॉन्ड है ए और बी के बीच का, ए बी बॉन्ड है, और मानता हूँ कि ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। एक काई लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बी, तो क्या होगा, ए अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। दिस इज ए फुल एरो। ये फुल एरो रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर
इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो वी नो दे यहाँ पर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ए का भी था बी का भी था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ए के साथ चले गए, तो अब यहाँ पर ए पर माइनस चार्ज आ जाएगा और बी पर प्लस चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लिया उसे हम एनायन बोलते हैं, और जिसने दे दिया उसे हम कैटायन बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 2 आयंस को अलग करना है, प्लस को अलग करना है, माइनस को अलग करना है। तो इस काम के लिए हमें एक ऐसा मीडियम चूज करना पड़ेगा जो कैटायन और अनायन को आपस में मिलने ना दें, उन्हें अलग करें। वो होगा पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, उस पर डाइपोल होंगे प्लस माइनस, तो उस डाइपोल का पॉजिटिव एंड इसके निगेटिव को अपने साथ ले लेगा, और उस डाइपोल का निगेटिव एंड इसके पॉजिटिव को अपने साथ ले लेगा। तो इस तरह से दोनों ही आयंस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिखा गया है दैट वुड बी पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि वाटर इटसेल्फ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोस्ट फेमस सॉल्वेंट, एसीटोन वगैरह, एसीटोन एंड वाटर एग्जाम्पल हो गए। तो हमने क्या देखा, इसमें एक कैटायन बना एक एनायन बना। अभी ये जनरल एग्जाम्पल है। अब मैं पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर कार्बन ले लेता हूँ तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया CH3Li, कार्बन का लिथियम के साथ बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये एक बहुत पोलर बॉन्ड है। लिथियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के साथ जाएगा, तो लिथियम पर प्लस आ जाएगा, तो लिथियम तो कैटायन हो गया। लेकिन अभी जो माइनस चार्ज है पर्टिकुलरली ये कार्बन पर आ गया, तो जब कार्बन पर माइनस चार्ज है, ये अनायन तो है ही, बट चूंकि कार्बन पर है तो इसको हम बोलेंगे कार्ब प्लस अनायन, यानी कार्बेन आयन, या कार्बेनियन भी बोलते हैं लोग, कार्बेन आयन। ठीक है, अगला देखिए, अगर इसी कार्बन के साथ लिथियम ना लगकर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक हैलोजन लग जाता, तो अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साथ चले जाएंगे, तो क्लोरीन बन जाएगा एनायन। तो वो इनऑर्गेनिक पार्ट है, वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, हम उसकी फिक्र नहीं करते, कार्बन पर फोकस करते हैं। तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्यों आया, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब इसे बोलूँगा कार्ब प्लस कैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। पहले इसे कार्बोनियम आयन भी कहते थे, अभी भी कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कार्बोनियम आयन के नाम से। तो ये जो दो नए आयन्स मिले, कार्बोकैटायन और कार्बेन आयन, बोथ, कार्बोकैटायन की बात करूं चाहे कार्बेन आयन की बात करूं, एंड कार्बेन आयन, बोथ आर अनदर सेट ऑफ रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जैसे फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट्स थे, वैसे ये भी आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो आप इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, ये टेम्परेरी होते हैं, ये तुरंत बनेंगे और तुरंत ही बनेंगे और तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यू कैन नॉट आइसोलेट देम। सो वी हैव 2 न्यू इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। इन पर बड़ी डिटेल, वेरी डिटेल स्टडी है हमारे सिलेबस में। तो अब एक तरफ क्या करते हैं, कॉपी पे लिखते हैं कार्बोकैटायन, एक तरफ कार्बन आयन। तो जो कार्बोकैटायन बना है बच्चों, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन, उनमें से डिफरेंस देख लीजिए। कार्बोकैटायन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4 ऑर्बिटल थे, 3 तो बच गए, एक खाली पड़ा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3 ऑर्बिटल तो थे ही पहले से बॉन्ड में, एक और ऑर्बिटल है जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहली बात बताओ कि कहाँ पर कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो वैकेंट ऑर्बिटल की बात करूँगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल 0 है, वैकेंट ऑर्बिटल 0 है। अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ, लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो एक है, लोन पेयर 1 है। सिग्मा यहाँ भी 3 है, सिग्मा यहाँ भी 3 है। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर प्लस सिग्मा लेते हैं, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा।
लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा। अब ये अमोनिया जैसा हो गया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, पिरामिडल होगा, पिरामिडल, ट्राईएंगुलर पिरामिडल, ट्राईएंगुलर पिरामिडल। लेकिन इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, प्लेनर शेप। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनते हैं जल्दी जल्दी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आएंगे 6, ठीक है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 आएंगे, 3 बॉन्ड में पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो ये एक देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन साथ में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो इसीलिए मैं इसे इलेक्ट्रॉन रिच बोलूँगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इसका नेचर न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, बिकॉज खुद ये क्या है, माइनस है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को तो आप बोलते ही हो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अगली बात समझिए, दोनों में से किसी के पास भी कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बोथ आर डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर। किसी में भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो पहला वाला कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी, ये डेफिशिएंट है तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की एंड इनवर्सली होगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की, क्योंकि खुद ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब आओ इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पर इलेक्ट्रॉन का बर्डन है, लोन है, उधार इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इसलिए अगर आप इसको खींच लेते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप्स की एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये बॉक्स में रख देता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये स्टेबिलिटी जो है ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये हम आगे फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा फुल फ्लेज्ड, ठीक है। तो अब इन दोनों में से फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रिएजेंट्स की ही बात करने वाले हैं, जहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊँगा। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब 12th के लिए क्या है, 12th के स्टूडेंट्स को इस बार लाइक अभी 3 महीने 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, 3 महीने बाद, तो उस एग्ज़ाम में मेजर पोर्शन ऑफ द 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब ऑर्गेनिक में बच्चों क्या होता है, 11th की ऑर्गेनिक अलग रखते हैं, 12th की अलग रखते हैं। ऐसा करने से उनको फिर रट्टा मारना पड़ता है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें 11th में हम बेसिक पढ़ते हैं, फंडामेंटल पढ़ते हैं, उसको अप्लाई करके 12th की रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो अलग अलग मत रखिए इसे, आपके पास अभी इनफ टाइम है, आप कंप्लीट ऑर्गेनिक पढ़िए, चाहे 11th के हों चाहे 12th के हों, शुरू से पढ़िए। सो इस कार्बोकैटायन को हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो चूँकि 6 है, तो यहाँ पर सेक्सटेट फॉलो हुआ है, सेक्सटेट फॉलो हुआ है। लेकिन यहाँ पर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर ऑक्टेट फॉलो हुआ है, ऑक्टेट, ठीक है। तो ये बॉन्ड फिजन के बारे में था, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में था। जल्दी से इनमें क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ऑब्वियसली कार्बोकैटायन होगा जहाँ कहीं भी होगा, सो आंसर विल बी फर्स्ट वन। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट में
कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो टू डिफरेंट वेज, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। आप CH3Br, आपसे CH3Br का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछा है। ये NCERT एग्जाम्पलर का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का। तो ये आपको इजी लगता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया, तो बेशक इजी ही आता है एग्जाम में। तो ये ऐसे ब्रेक होगा, Br पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट? देर आर टू सच ऑप्शंस, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन अब आपको प्रोडक्ट साइड में जाके देखना पड़ेगा चार्जेस। तो यहाँ पे Br पे चार्ज आ रहा है, आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इज फॉर्म बाय हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। तो हेट्रोलाइटिक में कार्बोकैटायन भी बनता है और कार्बेनायन भी बनता है, इसलिए आंसर फोर्थ होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। पराक्साइड के प्रेजेंस में कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? पराक्साइड प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स। इज देयर एनी ऑप्शन? फ्री रेडिकल्स। CC बॉन्ड इन C2H6। तो गाइस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को बोलते हैं C2H6। इसकी अगर मैं हेट्रोलाइसिस कराऊं तो दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। तो दोनों बराबर हैं, कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, इधर दिस साइड और दैट साइड। ऐसे करेंगे तो आपको एक क्या मिलेगा? CH3 प्लस मिलेगा और एक CH3 माइनस मिलेगा। तो CH3 प्लस क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड CH3 माइनस क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो देयर इज ऑप्शन लाइक दैट, यस थर्ड, sp2 एंड sp3। फिर आपसे पूछा है कि द शेप ऑफ CH3 प्लस एंड CH3 माइनस इज रिस्पेक्टिवली, दिस इज प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज पिरामिडल। सो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट? प्लेनर एंड पिरामिडल रिस्पेक्टिवली, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following intermediate has complete octet? That is carbanion। फिर अब आपके पास है CH3, ध्यान समझिए सवाल को, CH2Cl। इसने कहा है कि अंडरगोज होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो होमोलाइटिक में बराबर बॉन्ड टूटेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब Cl रेडिकल और CH3 CH2 रेडिकल। सो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट? द फर्स्ट वन। थैंक यू गाइस। वाव ऑर्गेनिक कंप्लीट चैनल का एडवांटेज लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर मैं क्लास की जो नोट्स है वो प्रोवाइड करता हूँ, एज वेल एज DPPs प्रोवाइड करता हूँ, जिसका नाम है वाव ऑर्गेनिक। ये लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे डबल W होगा, वाव ऑर्गेनिक। ठीक है।